नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, बलूचिस्तान में इतिहास का सबसे बड़ा हमला हुआ। बीएलए ने 12 से ज्यादा शहरों पर एक साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक किया है और यह बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रोफेशनल आर्मी अपना काम कर रही हो। और मैंने देखा कि जो उनके हेड हैं वो बाइक पर बलूचिस्तान की सड़कों पर दिखे और इस पूरे मिशन को की अगुवाई करते हुए दिखे। और ये बड़ा जबरदस्त है और इसने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया है। पाकिस्तान का मीडिया भले ही इसे दबा रहा है, इसे इस तरह पेश कर रहा है जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया वहां पर पूरी इनकी पोल खुलती हुई दिख रही है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा, मैं कहूं कि एक तरह से हैरानी हो रही है कि पाकिस्तान के लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही कि बलूचिस्तान में क्या हुआ है। और अभी मैंने देखा कि 2 दिनों के लड़ाई के बाद अभी जो खबर आ रही है उसमें मैंने देखा कि नोशकी जो इनका आर्मी कैंप है वहां पर बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स, जो बीएलए के फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका कब्जा हो गया है। तो किसी भी आर्मी के लिए तो बड़ी शर्मनाक बात होगी। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। आप सोचिए, इंटेलिजेंस का इतना बड़ा फेल्योर मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा, शायद मॉडर्न वॉरफेयर में। कि आपको पता है कि आप कहते हो कि हमारी एजेंसी नंबर 1 है, आपका आर्मी चीफ कहता है कि जो 1500 बलोच क्या कर लेंगे। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। इनका जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो कहता है कि ये बलूचिस्तान वाले, ये बलोच, ये तो एक एसएचओ की मार के बराबर हैं। किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये एक एसएचओ की मार है और आप देखेंगे ये एक एसएचओ की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। उन्हीं बलोचों ने, उन्हीं 1500 बलोचों ने, उन्हीं एक एसएचओ की मार के बराबर वाले बलोचों ने पाकिस्तानी आर्मी को नंगा कर दिया है पूरी दुनिया के सामने। तो ये सिचुएशन कैसी है और आगे क्या होने वाला है, इस पर बातचीत करने के लिए एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल दानवीर सिंह। कर्नल दानवीर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर डिफेंस डिटेक्टिव पर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आलोक। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स पर मैं नहीं जाता, जो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो बलूचिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा हमला जो है वो बीएलए के फाइटर्स के द्वारा, फ्रीडम फाइटर्स जो है वहां पर, वो किया गया है। और ये वेल कोऑर्डिनेटेड है। मतलब मैं देख रहा था कि 12 से ज्यादा शहरों में एक साथ वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक किया गया। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये किसी प्रोफेशनल आर्मी की तरह इन्होंने हमला किया है, रेकी किया है, रेकॉन किया है, फिर इंटेलिजेंस जुटाई है और उसके बाद इन्होंने प्रॉपर अटैक किया है। बहुत ही बड़ा अटैक है और इस पैमाने पर हमला करना, कोऑर्डिनेटेड हमला करना, इसके पीछे बहुत प्लानिंग है। इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है और बहुत ही स्ट्रांग नेटवर्क है, उसके बगैर ये हो नहीं सकता। और इतने बड़े पैमाने पर हमला किया और दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई उसको पकड़ नहीं पाई, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तैयारी रही होगी, कितनी गोपनीय तैयारी रही होगी। और फिर उसके बाद हमला हुआ। हमले के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक, पुलिसकर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग पकड़े गए, मारे गए। और एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है बीएलए के फ्रीडम फाइटर्स ने, और वो मैसेज है कि बलूचिस्तान भी एक ऐसी जगह है इस दुनिया में जहां पर कहर बरपाया जा रहा है। ऑक्यूपेशन आर्मी द्वारा वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन हो रहा है और उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। लोग ध्यान में आता है लोगों के तो फिलिस्तीन आता है और ये नहीं आता। लेकिन इस अटैक के बाद आप देखेंगे कि जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया, मेरे को लगता है कि शायद ये अब नई शुरुआत है जिसमें लोगों का फोकस अब बलूचिस्तान पर भी जा रहा है। अदरवाइज अभी तक नहीं जाता था बलूचिस्तान के ऊपर फोकस। और इंटरेस्टिंगली ये फोकस वहां से जाना शुरू हुआ है उस समय से जब से ट्रम्प आए हैं। और अमेरिकी मीडिया नहीं उठा रहा है इसको, ये यूरोपीय मीडिया उठा रहा है। और यूरोपियन मीडिया इसको उठा रहा है। इसका मतलब है कि आप देखिए, नैरेटिव
बिल्डिंग में और स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग में ही फर्क आ गया। आपको अमेरिकन प्लेटफॉर्म उठाते हुए नजर नहीं आएंगे इसको, क्योंकि पाकिस्तान उनका एक वासल स्टेट है और पाकिस्तान के खिलाफ वो कोई इस तरीके की बात करना नहीं चाहते। ये हमने देखा है, कई सालों से देखा है कि वो चाहे पाकिस्तान कुछ भी करे, पाकिस्तान का ट्रीटमेंट उनका मीडिया हो, उनके पॉलिटिशियंस हो, वो अलग तरीके से करते हैं। तो इस बार हम ये देख रहे हैं कि यूरोपियंस जो है, यूरोपियन एजेंसीज जो है, वो इस चीज को हाईलाइट कर रही हैं और अल जजीरा जैसे प्लेटफॉर्म ने भी इस चीज को काफी कवरेज दी है। तो मेरे ख्याल से ये बलूच फ्रीडम मूवमेंट के लिए एक बहुत ही सराहनीय बात है। और जिस तरीके से उन्होंने ये हमला किया, दिलेरी दिखाई और कोऑर्डिनेशन और सोफिस्टिकेशन दिखाया, मैंने मेरे ख्याल से ये भी बहुत काबिल तारीफ है। मैं अभी देख रहा था कि पाकिस्तान मीडिया जिस तरह से पोर्ट्रे कर रही है, वो कह रही है कि हमने 140 से ज़्यादा दहशतगर्द मार गिराए, ये गिराए, वो गिराए, बड़ी कामयाबी, सिक्योरिटी फोर्सेस की वो प्रेज कर रहे हैं। लेकिन मैं एक अगर न्यूट्रल बंदे की तरह बैठा हूं, मैं एक इंडियन भी नहीं मानता हूं, मैं अगर एज ए नॉर्मल बंदे की तरह देखता हूं और जब इस पूरे वॉर को देखता हूं जो ये अभी चल रही है, इसमें मुझे नजर ये आता है कि अगर आप ये दावा करते हैं कि आपने 140 से ज्यादा दहशतगर्दों को मार गिराया है, तो ये भूल जाते हैं कि वो दहशतगर्द तो फिदाइन हमला करने आए थे, वो तो मरने ही आए थे, तो इसमें आपकी कोई बहादुरी नहीं है। इससे अलग जो उन लोगों ने किया है कि आपके इतने आर्मी के जवानों को मारा, पुलिस वालों को मारा, आपके पोस्ट पर कब्जा किया, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक होना चाहिए कि भाई इतनी बड़ी आर्मी, इतने ज्यादा संसाधन आपके पास, एयर में एसेट्स मौजूद हैं, आपके पास ड्रोन्स हैं, आपके पास ग्राउंड पे आपके एसेट्स मौजूद हैं जो ये सब डील करते हैं इंटेलिजेंस में, उसके बावजूद उन्होंने इतना बड़ा हमला किया और आप ऐसे पेश कर रहे हो कि हमारी कामयाबी है। ये तो बहुत बड़ी, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी नाकामयाबी है पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। देखिए, जैसा मैंने कहा कि नंबर 1 इंटेलिजेंस, वाहिद इस्लामिक मुल्क जिसको अल्लाह ने बनाया, और एटमी ताकत जिसके जिसकी सरबराही जो है वो आसिम मुनीर, जो कि कुरान हाफिज कुरान है, तो कहीं ना कहीं अल्लाह नाखुश है और इसीलिए नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी और नंबर 1 आर्मी को इस तरीके की शर्मनाक सिचुएशन से डील करना पड़ रहा है। अब जहां तक उनका क्लेम कि उन्होंने 140 या 20 या कितने भी मार लिए, ये तो वो फौज है जो 65 की जंग भी जीती थी। 71 की जंग 16 दिसंबर को सरेंडर से पहले जो डॉन न्यूज़पेपर है, उसकी हेडलाइंस थी कि वो एकदम जीत रहे हैं। कारगिल में भी जीत गए थे ये, जब तक इनकी पैंट क्लिंटन ने नहीं उतारी तब तक ये जीत रहे थे। ऑप सिंदूर में तो आपने देख ही लिया कि 11 एयर बेसिस तबाह हो गए, इनके जो आतंकी जो हेडक्वार्टर्स थे वो तबाह हो गए, लेकिन फिर भी ये जीत गए। तो इसको आप उसी लेंस से, उसी निगाह से, उसी नजर से देखिए। दूसरा पॉइंट यह है कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में कोई जर्नलिस्ट बलूचिस्तान का दौरा करके दिखा दे। प्रायोजित दौरा कोयटा तक होगा, अगर होगा तो आप मेरे को कोई भी रिपोर्टर रिपोर्ट वहां से देता हुआ दिखा दे, बलूचिस्तान से रिपोर्ट देता हुआ। कोई भी पंजाबी वहां पर घूमता हुआ दिखा दीजिए आप। पंजाबियों को चुन चुन के निकाल के ठोका जाता है वहां पर, क्योंकि उनको ऑपरेशन माना जाता है। तो ये सारी बातें हैं। आपका जो ग्लोबल बीआरआई का जो ग्लोबल चेहरा था गवादर, उसका भूत बना दिया है। गवादर से कराची को जोड़ने वाला जो इनका हाईवे था वो ब्लॉक रहा 12 घंटे या कितनी देर तक। अभी भी वो शायद खाली नहीं है। आपको इतने बड़े पैमाने पर फौज का मोबिलाइजेशन करना पड़ा, और अगर बीएलए की माले तो 15-16 या कुछ ऐसे 2 डिजिट्स में उनके फाइटर्स जो हैं शहीद हुए। और पाकिस्तान के जो
फौज के वीडियोस आए हैं, उससे तो लग नहीं रहा, उससे तो कुछ और लग रहा है। और आपने वो देखा होगा, वो पाकिस्तानी फौज भाग रही है जब बलूची फ्रीडम फाइटर्स एंटर होते हैं। आपने वो भी वीडियो देखा होगा जिसमें एक महिला फ्रीडम फाइटर फिदाइन हमला करने से पहले एक वीडियो बनाती है, और क्या शानदार जज्बा है, खुश है, हंस रही है। और ये सारी की सारी बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, काफी सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो ये एक एक संकेत दे रहा है, और ये पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट अलग है, स्मगलर आर्मी है। बलूचिस्तान एक स्मगलिंग प्लेटफॉर्म है। तो उनके कॉन्सेप्ट अलग हैं, उनके मापदंड अलग हैं। और इन लोगों को लगता है कि पंजाब ठीक है तो पूरा पाकिस्तान ठीक है, और पंजाब से ही हम सब मैनेज कर लें। तो आज तक तो ये करते आए हैं, अब आगे कितना कर पाएंगे ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कर्नल साहब, एक और चीज जो मुझे नजर आ रही है, जैसा कि आपने बताया कि ग्वादर में बीआरआई और ये चाइना, यानी कि चाइना है वहां पर, और चाइना भी तो ये सारी चीजें देख रहा होगा कि ग्वादर पर जिस तरह का अटैक किया गया है, और ये पहली बार अटैक नहीं हुआ, इस बार तो चलो बड़ा अटैक है, लेकिन लगातार वहां पर हमले होते रहे, चाइना के खिलाफ भी बीएलए वाले बोलते रहे। अब चाइना इतने सालों के बाद, 10 साल से ज्यादा हो चुका है, वहां पर एयरपोर्ट भी बना दिया, पोर्ट भी बना दिया, लेकिन दोनों का कोई यूज नहीं है। और वो हम सब जानते हैं कि वो चाइना का बैकअप प्लान है, चूंकि स्टेट ऑफ मलक्का अगर ब्लॉक हो जाता है तो आपको एक रास्ता चाहिए अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, अपने सामान के लिए, तो वो ग्वादर पोर्ट के जरिए उसने बाई रोड कनेक्ट कर लिया अपने आप को। लेकिन ओवरऑल चाइना के जो थिंक टैंक हैं, या चाइना की जो सरकार है, वो भी तो ये देखती होगी कि यार हमारे लिए तो चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं लगातार पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की तरफ से उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, ये तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर पाकिस्तान की आर्मी के रिजर्व्स की बात करें, जैसे कि हमारे यहाँ स्ट्राइक कोर्स है, ऐसे पाकिस्तान के अंदर आर्मी रिजर्व नॉर्थ और आर्मी रिजर्व साउथ है, और ये ऑफेंसिव के लिए काम आते हैं। उसके बाद होल्डिंग फॉर्मेशन है जो पे बॉर्डर मैन करने के लिए होती हैं। तो ऐसे बनावट होती है फौज की, उनकी भी ऐसी है, हमारी भी ऐसी है। अभी स्थिति ये है कि इनके जो आर्मी रिजर्व नॉर्थ और आर्मी रिजर्व साउथ जो है, ये सारा का सारा कमिटेड है, या उसके एलिमेंट्स बलूचिस्तान में है, या उसके एलिमेंट्स आपके पेशावर और वो पठान इलाकों में। तो पाकिस्तान की फौज बुरी तरह स्ट्रेच्ड है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसमें जब ऐसी स्थिति बनी कि अगर ये चीज बिगड़ गई तो क्या होगा, तो इनके पास बॉर्डर मैन करने के लिए भी उस पर्याप्त फोर्सेस नहीं थी, और बाकी तो छोड़ ही दीजिए। तो इनकी जो होल्डिंग फॉर्मेशंस हैं, वहां से भी यूनिट्स निकाल कर और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और इन इलाकों में भेजी गई हैं। तो आप देख लीजिए कि पाकिस्तान आर्मी कितनी स्ट्रेच्ड है, और चाइनीज बिल्कुल ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी हैंडल नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान आर्मी भारत के साथ में पंगा लेना, और वो उसके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो उसका वो जीवित नहीं रहेगी अगर वो नहीं दिखाएगी ऐसा, तो वो उसकी एक मजबूरी है, उसको जिंदा रहने के लिए ये करना पड़ेगा। और आपका जिस तरीके से वो स्ट्रेच्ड है, तो ये बहुत बड़ा मैसेज चाइनीज को गया है कि पाकिस्तान जो है चाइनीज इंटरेस्ट को संभाल नहीं सकता। और ग्रे जोन के अंदर पाकिस्तान को कैसे पटखनी दी जा सकती है, ये भी पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को क्लियरली दिखा दिया। पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है। पाकिस्तान के जो जो दुश्मन हैं, स्पेशली तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बीएलए, उनको धीरे धीरे ये भरोसा उनका बढ़ते जा रहा है कि हमारी जीत हो सकती है, पाकिस्तान की फौज में वो काबिलियत नहीं है। और ये जो हाल ही में जो हमला हुआ है, ये इस चीज को बहुत स्ट्रांगली अंडरलाइन करता है। तो ये मैसेज जो है पाकिस्तान के लिए भी था, अमेरिकन के लिए भी था, कि देखिए आप यहाँ पे इंटरेस्ट
रख रहे हैं, आप उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए भी हानिकारक रहेगा। आपको पता है वासिम मुनी रेयर अर्थ का खेल लेकर वहां गए थे बलूचिस्तान, अगेन इन कॉन्टेक्स्ट है तो। और चाइनीज को समझ में आ रहा है कि ये सिचुएशन बहुत गंभीर हो गई। और सिर्फ चाइनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो चाइनीज का बीआरआई ब्लॉक पे आ गया है पाकिस्तान में, ब्लॉक पे है आपका म्यांमार में। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए तो म्यांमार में भी असफल हो रहा है और पाकिस्तान में भी असफल हो रहा है। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, चाइना के लिए बुरी खबर है, और पाकिस्तान के लिए तो ये मातम जैसा है। अच्छा, आपने आपने जिक्र किया कि जब तक पंजाब में कुछ नहीं हो रहा तब तक ठीक है, बाकी इधर उधर होता रहे। मेरा अब ये थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग सवाल है कि चलिए अभी तो बलूचिस्तान में जंग का मैदान बना हुआ है, थोड़ा बहुत केपीके में भी बना हुआ है, लेकिन ये जंग के मैदान अगर शिफ्ट होते हैं और धीरे धीरे ये क्लोज इन करते हैं पंजाब की तरफ, पंजाब में हमले बढ़ते हैं या बलोच जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो पंजाब को अब निशाना बनाना शुरू कर दे, पंजाब में घुसकर, या इधर से केपीके वाले, टीटीपी वाले, ये लोग पंजाब को निशाना बनाना शुरू कर दे, और अगर ये सारी लड़ाई उधर से उठकर पंजाब की जमीन पर होने लगती है, तब आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? देखिए, पंजाब के अंदर अगर पंजाब और इनकी जो डेमोग्राफिक इसको समझा जाए तो पंजाब के अंदर पठानों का ब्रीच ज्यादा है। आपके डेरा इस्माइल खान और मुल्तान और ये वाले जो इलाके हैं, यहाँ पर आपको पठान मिलेगा। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान बिल्कुल ये जंग को इस्लामाबाद तक लेके आ चुका है। इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। तो पंजाब में आग लगेगी और वो पंजाब वर्सेस पठान होगी। दोनों कम्युनिटीज के बीच में डिस्ट्रस्ट आज का नहीं है, सदियों पुराना है। और पठानों ने पंजाबियों को बहुत लूटा और पीटा है, और ये इन सबको मालूम है। इन पंजाबियों की जो फोकलोर है उसमें गाने भी हैं, कहावतें भी हैं, इसी चीज से जुड़ी हुई, यानी कि पठान डोमिनेंस से जुड़ी। और इन सबको मुक्ति दिलाई थी महाराजा रंजीत सिंह ने, बाय द वे। लाहौर लाहौर शहर के बाहर पठान बैठे होते थे, और जो इनका जो मीर होता था या जो भी लीडर होता था लाहौर में रहता था, लाहौर गेट से बाहर निकलने के लिए उसको किराया देना, टोल टैक्स देना पड़ता था, और वो कलेक्ट करते थे पठान। और इन लोगों को आजादी दिलाई महाराजा रंजीत सिंह ने, तब इन्होंने चैन की सांस लेना शुरू किया। सिंध की तरफ आते हैं तो सिंध में बलूचिस्तान का काफी ज्यादा इनरोड है, ज्योग्राफिकली फैसिलिटेटेड है, और बलूचिस्तान की साइजेबल पॉपुलेशन कराची में है। सिमिलरली पठानों की पॉपुलेशन भी कराची में है। तो अगर फ्लैश पॉइंट्स देखे जाए ग्रे जोन के, तो कराची आने वाले समय में, और आपके केपी से बॉर्डरिंग वाला इलाका पंजाब का, और इस्लामाबाद, ये टारगेट पे रहेगा। और ये सिचुएशन और इंटरेस्टिंग हो जाएगी जब ये ईरान वाला खेल होगा। ईरान वाला खेल होने से आप देखेंगे कि उसका फॉल आउट पाकिस्तान के ऊपर बहुत स्ट्रांग पड़ने वाला है, क्योंकि ईरान कमजोर होते ही बलूच मजबूत हो जाएगा। बलूच पहले ही इंसर्जेंसी ईरान में लड़ रहा है, और आईआरजीसी की पकड़ है ईरान वाले बलूचिस्तान के अंदर। अगर वो कमजोर होती है, और होना लाजमी है, तो बलूच इंसर्जेंसी, बलूच फ्रीडम फाइट का दायरा बढ़ जाएगा, और ये हमले और ज्यादा शिद्दत पकड़ेंगे। शिया पॉपुलेशन भी पाकिस्तान में अच्छी खासी है, और पाकिस्तान की जो फितरत है, पाकिस्तान अमेरिका का साथ देगा इस लड़ाई में।
और इस साथ देने के बाद शिया पॉपुलेशन का रुख जो है वो बदली होगा, और शिया पॉपुलेशन, खासतौर से पंजाबी शिया जो हैं, वो एक किस्म के फर्टाइल ग्राउंड्स होंगे ग्रे जोन के एक्सप्लॉयटेशन के लिए। तो ये ईरान वाला फैक्टर भी काफी अच्छा प्ले करेगा। तो कुल मिला के बात करी जाए तो ये इलाका अभी आने वाले समय में बहुत दिलचस्पी वाला बना रहेगा, और इस पे हमें बहुत मौका मिलेगा बात करने के लिए। अभी शुरुआत है, और जैसे जैसे समय बीतेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग पड़ाव आने वाले। अच्छा, मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें रिपोर्ट्स में ये इंडिकेशन दिए जा रहे थे कि अमेरिका जो है वो जो ईरान वाला बलूचिस्तान का प्रांत है वहां पर जो इंसर्जेंट्स हैं वो उनको सपोर्ट कर सकता है इंटरनली, ताकि आईआरजीसी के खिलाफ वो मजबूत हो सके। अगर ये रिपोर्ट सही है और अगर अमेरिका ऐसा करता है तो क्या इससे पाकिस्तान खुश होगा, या मतलब पाकिस्तान के लिए मुश्किल बढ़ेगी अगर ऐसा हुआ तो? 100% अमेरिका सपोर्ट करे ना करे, सपोर्ट करेगा तो भी पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ेगी और ज्यादा बढ़ेगी, सपोर्ट नहीं करेगा तब भी बढ़ेगी, क्योंकि पावर है। एक अगर पावर कम होती है तो जो पहले कमतर पावर थी वो बढ़ेगी। दो अपोजिंग पावर्स में से जो स्ट्रांग पावर अगर कम होती है तो जो कमजोर पावर है वो बढ़ेगी। ये तराजू के दो पहलू हैं, एक नीचे जाएगा तो एक ऊपर जाएगा। तो ये तय है कि बलूचिस्तान का आने वाला टाइम, ये जो ईरान के अंदर जो प्रकरण चल रहा है, ये पूरा ट्रेजेक्टरी बदल देने वाला है। ये ट्रेजेक्टरी बदली होगी, और बड़ा हिस्सा जो है वो काफी बड़ा हिस्सा ईरान में है, बलूचिस्तान का बड़ी पॉपुलेशन है। वहां के फ्रीडम फाइटर्स भी बहुत शिद्दत से आईआरजीसी का मुकाबला कर रहे हैं, और ये दोनों और मजबूत हो जाएंगे, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आप देखिएगा ये सिचुएशन इनके बस की नहीं होगी कंट्रोल करना। और अगर मैं कहूं कि आसिम मुनीर को ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ है, इससे तो आसिम मुनीर को फायदा हो सकता है। अब मैं इसका एक लॉजिक देता हूं। ट्रंप दबाव डाल रहे हैं कि गाजा पीस प्लान में आपको अपनी फौज भेजनी है। आसिम मुनीर मना कैसे करेगा? तो आसिम मुनीर मना ऐसे कर सकता है कि भाई इंटरनली हमारे यहाँ चीज़ें बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा, अफगानिस्तान बॉर्डर पर चीज़ें बढ़ रही हैं तो हमें वहाँ भी देखना पड़ रहा है, और भारत के बॉर्डर पर भी ये कुछ करेंगे। तो अगर ये आसिम मुनीर ये पोर्ट्रे करने में कामयाब हो जाता है कि भाई हमारे यहाँ इंटरनल भी हंगामा मचा है, दो जो हमारे फ्रंट है ईस्टर्न और वेस्टर्न, वहाँ भी हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो हम जी गाजा पीस प्लान में हम अपनी फौज नहीं भेज सकते हैं, और ये वैलिड रीज़न होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हो सकता हो कि अभी हमें लग रहा है कि इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये आसिम मुनीर अपने आप को बचाने के लिए फायदा हो जाएगा उसको इससे, क्योंकि बैकलैश होगा बहुत बड़ा। अगर गाजा पीस प्लान में अगर ये भेज देते हैं तो बहुत बड़ा बैकलैश हो जाएगा। और खबरें ये भी आ रही हैं कि खुद जो पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स हैं, ये लोग हैं, वहां पे एक मत नहीं है। वो कहते हैं कि भाई जो नैरेटिव हम सालों से बिल्डअप करते हैं उसके खिलाफ हम जाएंगे, वहां पर हो ही नहीं सकता ये। देखिए, लॉजिकली तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन फितरत भी है कोई। गाजा पीस प्लान में जाएंगे तो डॉलर मिलेगा। जब जनरल जियाउल हक जॉर्डन में कई 100 फिलिस्तीनियों के ऊपर गोली चला के मार सकता है एज ए ब्रिगेडियर, और फिर पाकिस्तान की इस्लामिक आर्मी का नेता बनता है और देश का मुखिया बनता है, कोई बैकलैश नहीं हुआ। उसने इतने फिलिस्तीनी मारे हैं जनरल जियाउल हक ने, उस समय तो इतने इजराइल ने नहीं मारे थे। तो कहां बैकलैश हुआ? बिल्कुल बैकलैश नहीं होगा। पंजाबी मुसलमान, उसको वहां से डॉलर मिलेंगे। ये लोग तो घरों में पार्टियां कर रहे होंगे और चीयर्स हो रहा होगा। ये तो बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि कब प्लीज प्लान में बिस्तरा बांध के जाने का मौका मिले, और इनमें मारो काट हो जाएगी, होड़ मच जाएगी कि मैं जाऊंगा, और जो नहीं जाएंगे वो इस तरीके का प्रोपेगेंडा करके और ये ड्रामा करेंगे। मेरे को नहीं लगता ये
क्योंकि आप इतिहास देखिए आप, और फिलिस्तीनी खूब मारे, तो ये अब फिर जाएंगे। चलिए सर, बहुत इंटरेस्टिंग टाइम आने वाला है और मुझे लग रहा है कि बलूचिस्तान अभी आगे और ज़्यादा हॉट रहने वाला है। थैंक यू सो मच सर कि आपने टाइम निकाला और हमारे लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू।